हेलो एवरीवन, आज स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग एक और नया चैप्टर जो कि आप लोग का चैप्टर नंबर 5 है, मैथ्स 1 का। इस चैप्टर का नाम है इंटीग्रेशन, जो कि डिफरेंशिएशन का बड़ा भाई बोल सकते हो या फिर उल्टा भाई भी बोल सकते हो। अगर आप लोग को डिफरेंशिएशन अच्छे तरीके से आता है तो इंटीग्रेशन आप लोग को बहुत ईजी जाने वाला है। अगर आप लोग को डिफरेंशिएशन में डाउट है तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन चैप्टर को अच्छे तरीके से क्लियर करो, फिर इस चैप्टर पे जंप करें ताकि चैप्टर आप लोग को ईजी लगे। अगर आप लोगों ने अगर डिफरेंशिएशन चैप्टर स्किप किया होगा यानी डेरिवेटिव वाला चैप्टर स्किप किया होगा तो ये चैप्टर आप लोग को बहुत डिफिकल्ट जाने वाला है। तो सबसे पहले उस चैप्टर को कंप्लीट करने ना आप लोग को प्लेलिस्ट के अंदर सारे के सारे लेक्चर्स यहाँ पर मिल जाएंगे। दोनों चैप्टर के डिफरेंशिएशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव दोनों भी चैप्टर्स के मिल जाएंगे। आप लोग को दोनों चैप्टर को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। आज हम लोग बात करने वाले इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूले और बेसिक क्वेश्चंस के बारे में, यानी कि एक्सरसाइज नंबर 5.1 को कंप्लीट करेंगे और यहाँ पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस लेने वाले हैं। अपने आप को मजबूत बनाना इंटीग्रेशन को लेकर। बने रहना वीडियो के एंड तक। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। मैं नशद स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यानी कि JR कॉलेज पर। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं कैसे क्वेश्चन हमें यहाँ पर देखने मिलते हैं। चलिए बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखो, ये चैप्टर नंबर 5 है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के लिए आप लोग को डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए ताकि मैं इंटीग्रेशन के फॉर्मूले से लिंक करा सकूँ। सबसे पहले आप लोगों ने सीखा था d/dx ऑफ x⁻n, उसका फॉर्मूला सीखा था n(x⁻n-1). अब उसी का एक्सटेंडेड वर्जन d/dx ऑफ x⁻n रहेगा तो n(x⁻n-1) होता है, लेकिन इंटीग्रल होगा, इस सिंबल को बोलते हैं इंटीग्रल। अच्छा, ये इंटीग्रल क्यों है? देखो, इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम करना, लिमिट का सम करना होता है एक्चुअल में। तो सम स्टैंड फॉर s, और देखो ये s को थोड़ा लंबा कर दूंगा मैं, अगर मैं इसको खींच लूंगा s को थोड़ा सा लंबा करूंगा तो ये सिंबल इंटीग्रल के सिंबल जैसा बन जाता है। तो दैट इज वाई ये इंटीग्रल का अपन सिंबल इस्तेमाल करते हैं। अब इसे बोलते हैं इंटीग्रल। हम लोग इंटीग्रेट किसके विद रिस्पेक्ट टू में कर रहे हैं? x, तो ये होगा इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। समझ में आ गया? और किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं? फंक्शन क्या है? x⁻n। तो इसका इंटीग्रेशन बन के निकलता है x⁻n + 1 अपॉन में n+1। ठीक है यहाँ तक? इसके बाद की एक चीज आप लोगों को बता दूं, यहां पर आप लोग को हमेशा +c लगाना होता है। अब ये +c क्यों, मैं आप लोग को समझा देता हूं। देखो, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे के एग्जैक्टली उल्टे हैं। सपोज मेरे पास अगर x⁻n मैंने लिखा हुआ है और इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा? n(x⁻n-1) हो जाएगा। लेकिन मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है x³ + 3 लिखा हुआ है और इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, सो यहाँ पे डिफरेंशिएशन x³ का हो जाएगा 3x² और 3 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 0। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? अच्छा, मैंने क्या बताया? डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एग्जैक्टली एक दूसरे के उल्टे हैं। सो मतलब अगर मेरे पास ये है 3x² है तो मुझे इसे इंटीग्रेट करने के बाद 3x² + 0 इज नथिंग बट 3x² ही होता है। तो जब मैं 3x² को इंटीग्रेट कर रहा हूं, 3x² को जब मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए बच्चों? देखो बहुत सिंपल है, अगर फॉर्मूले के हिसाब से चलूंगा तो 3 मेरा कांस्टेंट है, 3 इंटीग्रेशन के बाहर हो जाएगा, यहां बचेगा x², यहां बचेगा dx। अब 3 वैसे रखता हूं, x² का जो इंटीग्रल होता है वो होता है x³ अपॉन में 3। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? देखो मैं वो भी समझा देता हूं। x⁻n का फॉर्मूला क्या देखा अपन ने? x⁻n का फॉर्मूला है x⁻n+1 अपॉन में n+1। यहाँ पे लिखता हूँ n+1 अपॉन में n+1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब देखो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है बच्चों? 2 है। तो जहां जहां अपन ने n लिखा बस उसको गायब करके वहां पे अपने को क्या लिखना है? 2। तो 2+1 अपॉन में 2+1 हो जाएगा। सही है? तो 3 × x⁻3 अपॉन में 3 कैंसिल, क्या मिल गया? x³। तो बच्चों 3x² को जब इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमें x³ मिल रहा है, तो x³ हमारे पास है, लेकिन ये 3 मिल रहा है क्या? नहीं। तो जो कांस्टेंट गायब हुआ है उससे अपने को वापस से लेना होता है, और जब इंटीग्रेट करते हैं तो उस कांस्टेंट को अपन +c के टर्म में लिखते हैं, जो कि हमें पता नहीं होता। और अलग अलग कंडीशन में वो c की वैल्यू चेंज होती है। जैसे इस केस में c की वैल्यू 3 है, तो अलग अलग क्वेश्चन में वो c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है जो कि एक कांस्टेंट होता है। तो इसलिए हम लोग को हमेशा इंटीग्रेट करते वक्त c लगाना है। अब आगे चलो, वैसे ही d/dx ऑफ log x क्या होता है? 1/x। तो 1/x का इंटीग्रल क्या होगा? log of x। समझ में आ रहा है? आगे d/dx ऑफ a⁻x क्या होता है? a⁻x into log a। इंटीग्रल a⁻x का क्या होगा? a⁻x अपॉन में log a। लेकिन प्लस से लगाना नहीं भूलना है। e⁻x का क्या होगा? e⁻x ही होता है, वैसे ही e⁻x का इंटीग्रल e⁻x ही होता है। अब आगे, अब इसी का एक्सटेंडेड वर्जन, जैसे x⁻n रहेगा तो n(x⁻n-1) होता था डिफरेंशिएशन में। इंटीग्रेशन में x⁻n+1 अपॉन में n+1। वही अगर यहाँ पर एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई में +b के टर्म में होगा तो वही सेम फंडा यहाँ पे लगाएंगे। ax + b⁻n है तो क्या हो जाएगा? ax + b⁻n+1 अपॉन में n+1, और जो भी x के साथ यहाँ पे कांस्टेंट होता है, इस केस में x के साथ जो कांस्टेंट है वो है a, तो a नीचे आ जाएगा।
और प्लस सी लगाना नहीं भूलना। आगे सेम यहाँ पर भी डी बाई डी एक्स में लॉग एक्स क्या होता है 1 अपॉन एक्स, तो यहाँ पर 1 अपॉन एक्स जो भी होता हो, लेकिन इंटीग्रेट करते वक्त जब ये टर्म आएगा तो इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी, और जो भी एक्स के साथ यहाँ पे टर्म होगा ना, जो भी टर्म यहाँ पर एक्स के साथ होगा वो यहाँ पर है। एक्स के साथ यहाँ पर कौन है बच्चों, यहाँ पर एक्स के साथ हमारा टर्म है ए, इसलिए ए यहाँ पर डिवीजन में आ जाता है। ये बात को ध्यान में रखना। सेम फंडा आप लोग यहाँ पे अप्लाई करोगे, यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ पी एक्स प्लस क्यू लिखा हुआ है, ए रेस टू पी एक्स प्लस क्यू। सो ए रेस टू एक्स का क्या होता है, ए रेस टू एक्स अपॉन में लॉग ए होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा ए रेस टू पी एक्स प्लस क्यू अपॉन में लॉग ए, और एक्स के साथ यहाँ पर कौन है पी, तो पी यहाँ पर डिवीजन में आ जाएगा इंटीग्रेशन करते वक्त। सेम फंडा ई रेस टू पी एक्स प्लस क्यू के साथ भी होता है, जो भी कॉन्स्टेंट रहेगा वो डिवीजन में आना कंपलसरी होता है। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, तो फिर अपन आगे चलते। क्लियर है यहाँ तक? देख लो फर्स्ट फॉर्मूला का सेट क्लियर है। ओके, ये सेकंड जो मैं आप लोगों को स्लाइड दिखाने जा रहा हूँ, ये थ्योरम के बारे में बता देता है। अब थ्योरम में ये कुछ है नहीं, जैसे अपन डिफरेंशिएट करते थे डी बाई डी एक्स ऑफ, मान लो लिखा हुआ है यहाँ पर 3x² लिखा हुआ है, तो 3x² को डिफरेंशिएट करते हुए देखा 3 कॉन्स्टेंट ऐसे डिफरेंशिएशन के साइड में कर लेते थे और x² को डिफरेंशिएट करते थे। वही फंडे के हिसाब से हम लोग को यहाँ पे भी करना, सेम फंडा k इंटू एफ एफ एक्स लिखा हुआ है। सो k क्या होगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट को साइड में कर देना, एफ एफ एक्स को इंटीग्रेट कर देना है। 2 टर्म्स होंगे अगर प्लस में, 3 होंगे, 4 होंगे, जितने भी टर्म्स होंगे इंटीग्रेशन सबको बटता है, ये भी बात समझ में आ गई। अब उसके बाद क्या है, इफ f एंड g आर रियल वैल्यूड इंटीग्रेशन फंक्शन ऑफ एफ एक्स, देन माइनस के साथ भी सेम ही फंडा अप्लाई होगा। सर आपने u इंटू वी वाला रूल नहीं बताया, तो u इंटू वी, यू अपॉन वी वाला रूल अपन आगे देखेंगे, जहां पे अपन क्वेश्चन को अलग तरीके से सॉल्व करते हैं, इसे बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। फिलहाल के लिए ये 3 थ्योरम बेसिक वाले आप लोग समझ चुके हैं, बाकी कुछ है नहीं इस क्वेश्चन इसमें, और अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बढ़िया है, चलिए फिर मैं आप लोग को अभी क्वेश्चन के साथ लेकर चलता हूँ। ये एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसके साथ अपन बढ़ने वाले हैं। लेकिन पहले क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आप लोग को सेकंड क्वेश्चन करवाना चाहता हूँ, तो ये क्वेश्चन पे पहले आता है। देखो इंटीग्रेट करते वक्त जो भी क्वेश्चन होता है उसे अपन आई से रिप्रेजेंट करते हैं, सो इसे आई लिख दूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल, इस तरीके से मैंने लिख दिया, यहाँ पे लगा दिया dx। अब इंटीग्रेशन बांट दूंगा, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x dx हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, यहाँ पे dx, सबके साथ इंटीग्रेशन मैंने बांट दिया हुआ है। अब 1 का जो इंटीग्रेशन होता है वो x ही होता है, x का जो इंटीग्रल होता है वो x, देखो क्या होगा, x का इंटीग्रल क्या होता है, तो इसके पावर में क्या है 1 है, तो x रेज़ टू n का फॉर्मूला याद करो इंटीग्रेशन में क्या था बच्चों, अगर नहीं याद है तो वो होता है x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 होता है, सही है। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1 हो जाएगा। उसके बाद प्लस ये 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, तो 2 फैक्टोरियल कांस्टेंट साइड में कर लूंगा, 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू 1 होता है। और एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रल करेंगे वो क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला, क्या हो जाएगा एक्स रेस टू, क्या आ जाएगा, देखो 2 है तो 2 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1, और यहाँ पे क्या लिखना है, जब भी अपन इंटीग्रेट करते हैं एक कांस्टेंट हमेशा लगाना होता है, जिसे बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जो कि सी होता है। बढ़िया, अब x वैसे ही रहेगा, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2 अपॉन में 2, यहाँ पर 2 प्लस 1 3 हो गया, यहाँ 2 1 ज़ा 2, और यहाँ पे 3 3 2 ज़ा 6 हो गया, प्लस सी। इस तरीके से आप लोग को आपको इंटीग्रेशन की वैल्यू मिल चुकी है। बहुत ही सिंपल सा सवाल था, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो पहले मैं कुछ सिंपल क्वेश्चन कराता हूँ, फिर मैं आप लोग को पहले क्वेश्चन पे लेके चलूंगा। यहाँ पे आ जाओ, इसे कैसे किया जाए, सर u अपॉन वी रूल लगा दो। भाई इंटीग्रेशन में u अपॉन वी का रूल अपन ने अभी तक पढ़ा हुआ ही नहीं है, ठीक है, तो फिर कैसे करेंगे सर, चलो मैं बताता हूँ ना। सबसे पहले ना हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को बांटने की कोशिश करेंगे। तो बांटते वक्त नीचे x है, तो पहले बेस को भी सेपरेट कर देंगे, तो दिस विल बिकम 3x स्क्वायर अपॉन में x, और ये जाएगा 2 रूट एक्स को लिख सकते हैं x रेज़ टू 1 अपॉन 2, और नीचे x वैसे ही। अब साथ ही में जब मैं क्या करूंगा, dx लिख दूंगा यहाँ पर, और इंटीग्रेशन को भी सेपरेट कर दूंगा, मतलब बेस तो सेपरेट किया ही, साथ साथ इंटीग्रेशन को भी बांट दिया। देखो यहाँ से अगर मैं कैंसिल करना चाहूँ तो एक x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3x, और 3 जो कि कांस्टेंट है, तो 3 कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाद यहाँ बचेगा x dx। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर एक सिंपल सा रूल, नीचे क्या है 1 है, अब 2 कांस्टेंट है, 2 को मैं इंटीग्रेशन के बाहर कर लेता हूँ। अब मैं आप लोग क्या सिखाने जा रहा है वो समझो। मान लो कि लिखा हुआ है x रेज़ टू m अपॉन में x रेज़ टू n, दोनों डिवीजन में, तो फॉर्मूला क्या होता है x रेज़ टू m माइनस n, ये बेसिक इंडाइसिस के रूल्स हैं। तो यहाँ पर क्या x रेज़ टू 1 अपॉन 2, नीचे क्या x रेज़ टू 1 है, तो क्या हो जाएगा x रेज़ टू 1 अपॉन 2 माइनस 1, और यहाँ पे आएगा dx। अब सिंपल इंटीग्रेशन है, लेकिन एक स्टेप और ले लूंगा, उसके बाद मैं आप लोग को इंटीग्रेट करके दिखाता हूँ।
सो जैसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ 1 माइनस 2 करोगे तो -1 और -1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा x रेज़ टू -1/2 dx। अब फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। x रेज़ टू n का जो इंटीग्रल था उसका फॉर्मूला क्या था, x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस c, ये फॉर्मूला था। चलो फिर यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है। अब 1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x रेज़ टू 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1। सेम फॉर्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा, x रेज़ टू, अब यहाँ पर n की जगह -1/2 है, सो -1/2 प्लस 1 अपॉन में -1/2 प्लस 1, और यहाँ पे प्लस c लगाना नहीं भूलना। इस तरीके से हम लोग ने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। बहुत ही प्यारा सा इजी सा सवाल था जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। अब 1 + 1 2 हो जाता है, तो यहाँ पर बचेगा इंटीग्रल की वैल्यू 3/2 इंटू x रेज़ टू 1 + 1 यानी कि x रेज़ टू 2, बीच में क्या आएगा -2 इंटू, देखो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। सो -1/2 प्लस 1 ये हो जाएगा 1/2, तो यहाँ पर बचेगा x रेज़ टू 1/2 और यहाँ पर ही बचेगा 1/2। बढ़िया। अब देखो 3/2 x² अपॉन इस तरीके से आ जाएगा, ये डिवीजन का डिवीजन न्यूमरेटर में 2 2 से 4 हो जाएगा, और x रेज़ टू 1/2 मतलब क्या होता है √x हो जाता है। सही है आंसर, यहाँ तक आंसर आपका लगभग सही है। बस एक चीज़ की कमी, ये जो प्लस सी अपने लगाया उसे कंटिन्यू करते हुए चलने का। एक ही बार सी लिखना है सर, आप 2 बार क्यों नहीं लिख रहे? देखो दोस्तों, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करा तो एक कांस्टेंट c मिलेगा, इसको इंटीग्रेट करा तो एक और कांस्टेंट c मिलेगा। अब देखो सिंपल सी बात है, कांस्टेंट का मतलब कोई भी एक ही वैल्यू होगी, वो कुछ भी हो सकता है, वो 5 हो सकता है, 5 + √2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए अपन एक ही बार कांस्टेंट लिखते, बार बार कांस्टेंट नहीं लिखते। हर एक इंटीग्रल के लिए आप लोग कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही बार सबका कांस्टेंट लिख सकते हैं आप लोग। तो ये था मस्त सा आसान सा क्वेश्चन। कुछ और भी चीज़ें मैं सिखाऊंगा वाइल सॉल्विंग द, थोड़ा डिफिकल्ट लेवल बढ़ेगा तो मैं आप लोग को और भी क्वेश्चन बताऊंगा। फिलहाल के लिए बेसिक चीज़ें समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये 4th वाला है, उसके बाद फिर 1st पे चलेंगे, फिर 5th पे आएंगे। सेम तरीके से इसे भी करना है। i = इंटीग्रेशन ऑफ 3x² - 5² इस तरीके से दिया हुआ है। बच्चे क्या कहते हैं, डायरेक्टली इंटीग्रेशन अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं, ऐसे करोगे तो फंस जाओगे। फंसना नहीं है तो पहले एक्सपांड करो। एक्सपांड कैसे होता है वो देख लो। एक्सपांड करने जाओगे तो यहाँ पर a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करें, दैट इज a² -2 इंटू a इंटू b प्लस b²। ये फॉर्मूला अपन ने यहाँ पर अप्लाई किया। अब एक्सपांड कर दो इसे, 3 का स्क्वायर 9, 9x² हो जाएगा, इंटीग्रेशन बांट दो, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर सेम टू सेम, 2 3 = 6, 6 5 = 30, तो यहाँ पर लेते 30 और इंटीग्रेशन भी बांट देता हूँ। उसके बाद 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, यहाँ पे आ जाएगा dx। अब मैं आप लोग क्या बताने जा रहा हूँ उसको समझो। 9 कॉन्स्टेंट, 9 को इंटीग्रल के बाहर कर दूंगा, सेम टू सेम 30 कॉन्स्टेंट है उसे भी इंटीग्रल के बाहर कर दूंगा, और यहाँ पे 25 कॉन्स्टेंट है उसे भी इंटीग्रल के बाहर कर दूंगा। जब कॉन्स्टेंट बाहर किया यहाँ बचेगा 1 dx। बढ़िया। अब इंटीग्रेट करते वक्त आप लोग को कुछ चीज़ों का ध्यान देना होता है। जैसे यहाँ पर 9 वैसे ही रहेगा, यहाँ पे फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा वो सोचना है। अब देखो मैंने कुछ गड़बड़ करी, वो आप लोग को सोचना है। जैसे देखो 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो x² का स्क्वायर हो जाएगा x रेज़ टू 4, तो यहाँ पर x रेज़ टू 4 आएगा ना कि x², ठीक है। तो यहाँ पर मैं सही कर देता हूँ, अगर नहीं दिख रहा होगा तो इसे मैं करेक्ट कर देता हूँ, x रेज़ टू 4। अब x रेज़ टू 4 में फॉर्मूला अप्लाई करते हैं x रेज़ टू n का, x रेज़ टू n + 1 अपॉन में n + 1। अब डायरेक्ट करते हैं, n की वैल्यू 4 है तो 4 + 1 कितना जगह 5, x रेज़ टू 5 अपॉन में 5 -30 इंटू, सेम यहाँ पर भी क्या हो जाएगा x रेज़ टू 3 अपॉन में 3, थोड़ा स्टेप्स रिड्यूस कर रहा है, प्लस 25। याद रखना x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1 होता है, तो 1 का इंटीग्रल क्या होगा वो x होगा, यहाँ पर आ जाएगा x और प्लस c लिख देना। बढ़िया। तो ये चीज़ें आप लोग को पता होनी चाहिए, बेसिक फॉर्मूले अपन ने यूज़ करके क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया हुआ है। अच्छा एक स्टेप और ले सकते हैं आप लोग, जैसे यहाँ पर कर दोगे कैंसिल, यहाँ बचेगा 10, तो i विल बी इक्वल टू 9x रेज़ टू 5/5, यहाँ पर आएगा 10x³ और प्लस 25x प्लस c, ये भी चलेगा। कैंसिल करना, रेड्यूस फॉर्म में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो अगर आप लोग एकदम रेड्यूस फॉर्म में लिख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग को फुल मार्क्स मिलेंगे। सो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बहुत प्यारा सा सवाल था क्योंकि आप लोग को फुल मार्क्स देगा अगर आप लोगों ने इस तरीके से एग्जाम में सॉल्व किया तो। बढ़िया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी देख लो। ये क्वेश्चन और ये पहला वाला क्वेश्चन थोड़े अलग तरीके से करना है, तो पहले मैं पहला क्वेश्चन कर देता हूँ, फिर मैं आप लोग को उस क्वेश्चन पे लेके चलूंगा। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओगे डायरेक्टली तो फंस जाओगे, ठीक है। अब तो सर कैसे करना है वो बता दो। देखो जब भी आप लोग को मोस्टली रूट के 2 टर्म्स डिनोमिनेटर में दिख रहे होंगे
तो अपने लास्ट ईयर ना एक चैप्टर पढ़ा था लिमिट, जिसमें अपन ने मल्टीपल मेथड्स पढ़े थे, और जब रूट के टर्म्स दिखाई देते थे तो अपन रैशनलाइज करते थे। तो -2 को मैं साइड कर देता हूँ, 1 अपॉन रूट के अंदर 5x - 4 लिख देता हूँ, और यहाँ पर भी रूट के अंदर 5x - 2। इसे गायब करने के लिए मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करूँगा। रैशनलाइज करने का मतलब जो भी टर्म्स यहाँ पर है ना, एग्जैक्टली सेम टर्म को आप लोग को ऊपर और नीचे लिखना होता है। लिख दिया, इसको मैं ऊपर लेके चला गया। अब क्या करूँगा मैं, यहाँ पर बस साइन चेंज करके आप लोग को रैशनलाइज करना होता है, मतलब जो भी साइन यहाँ पे वहाँ पे उसका अपोजिट सिंबल। ऐसा क्यों करते हैं मालूम है आप लोग को, नीचे ना एक फॉर्मूला फिट होता है, ए इसको पकड़ता हूँ मैं ए, इसको पकड़ता हूँ बी, बीच में है माइनस, सो दिस इज ए माइनस बी एंड दिस इज ए प्लस बी। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो यहाँ पर होगा रूट 5x - 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे रूट 5x - 2 का होल स्क्वायर। अब ऊपर क्या आ जाएगा, रूट के अंदर 5x - 4 और यहाँ पर रूट के अंदर 5x - 2। बढ़िया, अब आगे चलते हैं। -2 को वैसे रखता हूँ, रूट के अंदर 5x - 4 को भी वैसे रख देता हूँ, और 5x - 2 को भी वैसे रख देता हूँ। यहाँ पर देखते हैं, जब मैं इसे स्क्वायर और रूट कैंसिल करूंगा, बचेगा रूट के अंदर रूट और कैंसिल 5x - 4, यहाँ बचेगा 5x - 2, लेकिन इस माइनस ने ना सबका सिंबल चेंज कर देना, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। अब देखो ये 5x कैंसिल, बचेगा -4 + 2, और -4 + 2 करेंगे तो -2 बचता है, जो कि एक कांस्टेंट है, जो कि इंटीग्रल के बाहर लिया जा सकता है। -2 अपॉन में 2 हो जाएगा, बराबर है, -2 अपॉन में -2 हो जाएगा। ठीक है, ये -2 -4 + 2 -2 हुआ, और -2 को इंटीग्रल के बाहर ले लिया। यहाँ पर क्या बचा हुआ है, रूट के अंदर 5x - 4, रूट के अंदर 5x - 2, तो लिख देता हूँ रूट के अंदर 5x - 4 प्लस रूट के अंदर 5x - 2, और यहाँ पर आया dx। अब -2 कैंसिल, कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं, इंटीग्रेशन बांटते हैं। तो जो इंटीग्रेशन है, सबसे पहले रूट के अंदर 5x - 4 के पास जाएगा, और 5x - 4 को मैं वैसे ही रखता हूँ, रूट को भी ले देता हूँ ⁻², बीच में है dx, इंटीग्रेशन बांट रहा हूँ। सेम यहाँ पर भी रूट के अंदर 5x - 2 है, उसे लिखूंगा 5x - 2 ⁻², और यहाँ पर भी dx लगा दूंगा। अब देखो ये हमारा एक x है, और पावर में क्या है, n है। तो x⁻n का फॉर्मूला अगर आप लोग को याद नहीं है तो देखो ये सेम इसी जैसा, इसके जैसा ax + b⁻n है। तो क्या होता है, ax + b⁻n + 1 अपॉन में n + 1। लेकिन बच्चों यहाँ पर x के साथ जो भी नंबर होगा वो डिनोमिनेटर में आता है। x के साथ यहाँ पर a है तो a नीचे आएगा, और इस क्वेश्चन में जैसे 5 है तो 5 नीचे आएगा। चलो समझाता हूँ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5x - 4 ⁻² + 1 अपॉन में 1/2 + 1। इतनी बातें समझ में आ गई आप लोग को, पक्का कोई डाउट नहीं है। अब उसके बाद x के साथ यहाँ पर कौन है, 5, तो 5 भी डिनोमिनेटर में आएगा। बढ़िया, सेम फंडा यहाँ पर 5x - 2 ⁻² + 1 अपॉन में 1/2 + 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 है तो 5 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और प्लस सी लगाना नहीं भूलना। अब इसे सॉल्व कर दो, सो दिस विल बिकम 5x - 4 3/2, दिस इज ऑल्सो 3/2 इंटू 5, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेम 3/2 इंटू 5, 5x - 2 3/2, और यहाँ बचेगा प्लस से। अब कुछ स्टेप्स हैं, जैसे डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में चला जाता है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 2 इंटू 5x - 4 3/2, और दोनों का बेस तो 15 ही होने वाला है, 15, और यहाँ पे भी 2 ऊपर, 5x - 2 3/2 प्लस सी लिख दो। इस तरीके से आप लोगों को ये आंसर मिल चुका है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है बच्चों? बहुत ही आसान सा इंटीग्रेशन था, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पर देखकर सीखा हुआ है। आप लोग कुछ और स्टेप ले सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो 2/15 कॉमन निकाला तो निकालो, और आपके हिसाब से लिख दो, बाकी यहाँ तक भी चलेगा। आप लोग का आंसर एकदम परफेक्ट है। तो ये था आप लोग का इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। एग्जाम में देखने मिले तो इसी तरीके से करना है, रैशनलाइज करके। रूट के टर्म्स जब भी दिखाई देंगे डिनोमिनेटर में, तो रैशनलाइजेशन बहुत ईजी बना देता है क्वेश्चन को। बढ़िया था, पक्का? चलिए फिर अब आगे ले चलता हूँ मैं आप लोग को एक और क्वेश्चन के ऊपर, जो कि आप लोग का 6th वाला है, 5th वाला है। उसके बाद 6, 7, 8 भी है, तो उसमें से एक क्वेश्चन मैं आप लोग को होमवर्क दूंगा, 2 करवा दूंगा। तो पहले ये कर लेते हैं। ये भी बहुत ही अजीब सा अलग सा सवाल है, बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, तो वो कैसे करना है मैं आप लोग को सिखाता हूँ। देखो ऊपर 1 लिखा हुआ है, नीचे x है। जब भी यहाँ पर सिंगल मतलब पावर नहीं रहेगा, सिंपल वेरिएबल्स रहेगा, और ऊपर 1 अवेलेबल रहेगा, तो एडजस्टमेंट करने का थोड़ा सा, वो एडजस्टमेंट क्या वो मैं आप लोग को सिखा देता हूँ। यहाँ पर पहले से 1 है तो 1 को मैं ऊपर ही रखता हूँ, चलेगा। अब देखो क्या करो, नीचे 2x है तो 2x को इंट्रोड्यूस करता हूँ, एक प्लस में, और इसको बैलेंस करने के लिए -x, और ये 1 पहले से प्लस में अवेलेबल था इसलिए प्लस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 टर्म से, एक है x तो x है मेरे पास, एक है x - 1, लेकिन ये मेरे पास क्या है -x + 1 है। तो मैं क्या करूँगा मालूम है, मैं x को वैसे ही रखूँगा,
इसमें से माइनस कॉमन निकाल लूंगा तो ये भी x माइनस वन जैसा ही हो जाएगा। सो नाउ वी आर हैविंग टू ब्रैकेट्स इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी दो टर्म्स हैं, दोनों भी लगभग सेम ही हैं। तो बेस को सेपरेट कर देता हूँ और इंटीग्रेशन भी बांट दूंगा। तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस वन dx, बीच में है माइनस x माइनस वन अपॉन में x इंटू एक्स माइनस वन, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। बढ़िया। अब देखो होगा क्या, यहाँ से x कैंसिल, यहाँ से x माइनस वन कैंसिल। सो वी आर लेफ्ट विद इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन में x माइनस वन dx और यहाँ पर बचेगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स dx। अब देखो ये जो टर्म है ना वन अपॉन एक्स, उसका इंटीग्रल आप लोग को डायरेक्टली पता है। वन अपॉन एक्स का जो इंटीग्रल होता है वो होता है log ऑफ एक्स। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ log ऑफ एक्स लिख देता हूँ, प्लस सी लगा के रखता हूँ, बीच में है माइनस। अब सेम वे में इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स माइनस वन, इसका भी log ऑफ एक्स माइनस वन ही होगा, सेम फंडा है। बस यहाँ पे माइनस वन प्लस वन ही, कॉन्स्टेंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब लॉग का एक बेसिक रूल है, जब भी दो टर्म्स लॉग के होंगे और दोनों सब्ट्रैक्शन में होंगे तो किस में आ जाता है, डिवीजन में। सो दिस कैन बी रिटन एज log ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स और यहाँ पर प्लस सी। ये रूल आप लोग को नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ, log ऑफ m माइनस log ऑफ n दिखाई देगा तो log ऑफ m बाय n हो जाता है, और अगर प्लस रहेगा log ऑफ m प्लस log ऑफ n रहेगा, सो दिस कैन बी रिटन एज log ऑफ m इंटू n हो जाता है। इस तरीके से आप लोग को लिखना होता है। बहुत सिंपल होते हैं कुछ रूल्स जो कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, बहुत टाइम मैंने बताया हुआ है, बट कोई दिक्कत नहीं, अगर आप लोग अभी भी देख के सीख सकते तो बहुत अच्छी बात है। तो इसे नोट कर लेना, बहुत सिंपल सा एडजस्टमेंट किया और बाकी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व किया हुआ है। अब बचे कुछ 3 क्वेश्चंस जो कि मैं आप लोग को अभी बता देता हूँ, फटाफट से एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 और एफ ऑफ 0 इक्वल टू माइनस 1 दिया गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालना है। देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ उसको समझो। एक डेफिनेशन होता है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक्जैक्टली एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ये आप लोग को पता होना चाहिए। तो अगर किसी फंक्शन को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, मान लो कि मेरे पास एक फंक्शन है, ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स है, इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, ठीक है, और उसको वापस से डिफरेंशिएट भी कर रहा हूँ, सो एक्जैक्टली डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दूसरे को कैंसिल करेगा, मेरे पास सिर्फ एफ ऑफ एक्स ही आने वाला है, ये बात को समझ लो। वही अगर किसी फंक्शन को मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है, और बाद में फिर उसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ, फिर से मुझे एफ ऑफ एक्स ही मिलेगा। ये बेसिक रूल्स आप लोग को पता होने चाहिए। इसे नोट करके रख लो, मैं साइड में कर देता हूँ आप लोग के लिए, इसे नोट करके रखना बच्चों, बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। और भी कुछ चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स को अपन एफ डैश ऑफ एक्स भी बुलाते हैं, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। तो कुछ चीज़ें आप लोग को पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने साइड में लिख के रख दिया, आप लोग नोट करके रखना। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एफ डैश ऑफ एक्स दिया गया है, जो हमें कितना दिया गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5 दिया गया है, ठीक है। अब मैं आप लोग क्या बताना वो समझना। अगर मुझे एफ ऑफ एक्स चाहिए और यहाँ पे डिफरेंशिएशन अवेलेबल है, पहले से डिफरेंशिएशन अवेलेबल है, मेरे को एफ ऑफ एक्स चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेट कर दूंगा ताकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाए। अब इसकी वैल्यू मेरे पास है कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिख दूंगा, डी एक्स लगा दूंगा, सही है। अब आगे चलते हैं, एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन करेंगे तो वो जगह एक्स क्यूब, मतलब एक काम करता हूँ, पहले इंटीग्रेशन बांट देता हूँ। तो इंटीग्रेशन बांटा है और सेम यहाँ पर भी इंटीग्रेशन बांट देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर जो होगा वो एक्स इज टू 3 अपॉन में 3, कैसे 2 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1 यानी 3 हो जाएगा। 5 कॉन्स्टेंट है साइड में और यहाँ पे कुछ नहीं बचा, मतलब 1 का इंटीग्रेशन याद रखना एक्स होता है और प्लस सी लगा देना, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पर मुझे एफ ऑफ एक्स मिल तो गया, लेकिन बच्चों ये सी की जो वैल्यू वो भी हम लोग को फाइंड आउट करनी होती है। तो इसे पकड़ता है इक्वेशन नंबर 1 और कंडीशन पे, तो कंडीशन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन रीड करेंगे तो हमें बोला गया एफ ऑफ 0 इक्वल टू 1। एफ ऑफ 0 इक्वल टू -1 का मतलब होता है, इसका दो मतलब होता है। पहली बात, एफ ऑफ एक्स जो है वो -1 है, कब, जब अपन x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं, यहाँ पे जो वैल्यू है ना वो x है, और x की वैल्यू अपन जब 0 पुट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। सो ये मुझे पुट करना है, और जैसे ही ये पुट करता हूँ तो मुझे मेरा सोल्यूशन मिलने लगता है। इसी इक्वेशन में इन 1 पुट करता हूँ, इन 1 ये चीज़ें मैं पुट कर देता हूँ। तो एफ ऑफ 0 मतलब x की वैल्यू 0 पुट कर देते, ये हो जाएगा एफ ऑफ 0, ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर, सॉरी 0 का क्यूब, ये हो जाएगा 5 इंटू 0 और ये हो जाएगा प्लस सी। देखो ये सब 0 0 0 0 गायब, और एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है, -1, तो ये हो जाएगा सब गायब, यहाँ पे बचेगा सी, तो सी की वैल्यू डायरेक्टली हमें -1 मिलती है। अब ये वैल्यू अपन पुट कर देते हैं इन 1 में, सो पुट करता हूँ c इक्वल टू -1 इन 1, तो एफ ऑफ एक्स जो होगा वो हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन में 3, 5 इंटू -1 प्लस सी। एक्स क्यूब अपॉन में 3 वैसे, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, c की वैल्यू पुट करनी, तो 5 ऑफ एक्स, और c की वैल्यू कितनी है, -1, तो यहाँ पे लिखता हूँ -1, तो एफ ऑफ एक्स जो मिलेगा मुझे मिलेगा एक्स क्यूब अपॉन में 3, 5x -1, ये आप लोग का सोल्यूशन बन के आता है।
अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं सर क्या हम लोग इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते, कर दो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक छोड़ेगा तो एकदम परफेक्ट आंसर दिखाई दे रहा है। तो ये सिंपल सा सवाल था जो कि आप लोग देख सकते हो और आराम से कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसी का थोड़ा हायर वर्जन ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम वैसे करना है, इसमें इसको मैं करवा देता हूँ और इसके बाद का सवाल मैं आप लोग को होमवर्क देता हूँ। देखो सेम क्वेश्चन है, सेम तरीके से करना है। एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू आप लोग को दी गई है 4x³ माइनस 3x² प्लस 2x प्लस k। अब यहाँ पर k भी हमें पता नहीं है, तो हम लोग को दो कंडीशन दिए हुए, एक से अपने को c मिलेगा, एक से अपने को k मिलेगा। तो सबसे पहले मैं एफ ऑफ एक्स निकालता हूँ। एफ ऑफ एक्स कैसे मिलता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स। चलो फिर ले चलता हूँ, 4x³ 3x², ठीक है, प्लस 2x, तो यहाँ पे लिखता हूँ प्लस 2x प्लस k और यहाँ पर आएगा dx। इंटीग्रेशन करते हुए सब में बांट देता हूँ, इंटीग्रेशन कांस्टेंट को साइड में ले लेता हूँ। सेम यहाँ पर भी -3 साइड में इंटीग्रेशन ऑफ x² dx, 2 साइड में इंटीग्रेशन ऑफ x dx, k साइड में इंटीग्रेशन ऑफ कुछ नहीं है मतलब 1 dx। सारे कांस्टेंट मैंने साइड में कर लिया। अब x³ का इंटीग्रल आप लोगों को पता है x⁻³ + 1 अपॉन में 3 + 1 यानी कितना हो जाएगा x⁻4 अपॉन में 4। यहाँ पर भी सेम टू सेम x⁻2 + 1 अपॉन में 2 + 1, यहाँ पर x⁻1 + 1 अपॉन में 1 + 1 और यहाँ पर x, यहाँ पर प्लस c आ जाएगा। 4 4 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, बचेगा ये सारे टर्म। तो x⁻4 माइनस x⁻3 प्लस x² प्लस kx प्लस c, ये आप लोग का एफ ऑफ एक्स आ गया। इससे पकड़ता इक्वेशन नंबर 1। अब बढ़ते हैं अपन सेकंड इक्वेशन, सारे वैल्यूज फाइंड आउट करने की तरफ। सबसे पहले f of 0 = 1 दिया हुआ है, सो पुट करता हूँ f of 0 = 1। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू 0 पुट करनी है। तो जहाँ x दिख रहा है वहाँ पे 0 पुट कर दो, 0 0⁻4 माइनस 0 का क्यूब प्लस 0 का स्क्वायर प्लस k × 0 प्लस c। तो ये सब गायब, इसकी वैल्यू कितनी है, f of 0 1 है, सब गायब। यहाँ बचेगा c की वैल्यू मिल गया हमें 1, c1 मिल गया। अब सेम तरीके से अपन सेकंड कंडीशन पुट करेंगे। सेकंड कंडीशन क्या दिया, पुट f of 1 = 4, यानी x की वैल्यू हमें 1 पुट करनी है। पुट करता हूँ फटाफट से। सो यहाँ पर क्या जगह f of 1 1⁻4 1⁻3 1⁻2 k × 1 और c की वैल्यू भी कितनी है बच्चों, 1 ही है। सो पुट कर दिया, बढ़िया था, सारे वैल्यूज मैंने पुट कर दी। अब f of 1 की वैल्यू कितनी है, 4। देखो अब यहाँ पर क्या 1⁻4 1 होता है, 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, k + 1, ये +1 -1 कैंसिल, 1 + 1 2, 2 इधर पे आएगा तो -2। सो k की वैल्यू मुझे मिल गई +2। अब मेरे पास k है, मेरे पास c है, और k और c की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा। सो देयरफॉर f of x जो होगा वो होगा x⁻4 माइनस x³ प्लस x², उसके बाद 2x मतलब k की वैल्यू 2x और +1। इस तरीके से मुझे मेरा f of x मिल जाएगा। बहुत सिंपल है, दो कंडीशन है, एक कंडीशन से हमें c मिलता है पहले कंडीशन से, और दूसरे कंडीशन से k मिल जाता है। तो बहुत इजी सवाल है, आप लोग आराम से कर सकते हैं। होपफुली आप लोगों को ये क्वेश्चन समझा होगा। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोग को होमवर्क दे दूं, तो लास्ट क्वेश्चन भी सेम तरीके से करना, एक्जैक्टली सेम वे फॉलो करो, आप लोग को सोल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ पर भी आप लोग को दो कॉन्स्टेंट फाइंड करना है, एक k है और दूसरा आप लोग का c है। सो इसे एज ए होमवर्क ले लो, और कुछ डाउट वगैरह होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, या फिर आप लोग सिंपली मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे भी मैसेज कर सकते हैं। आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। होप ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी, होप ये लेक्चर आप लोग को पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर पसंद आई है या पसंद आया है तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे जहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे कुछ और नए क्वेश्चन। तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय एंड टेक केयर।